नमस्कार। चलिए आज मध्य प्रदेश के भीकन गांव की एक बहुत ही दिलचस्प चुनावी कहानी को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक रणनीति की एक मास्टर क्लास है। एक एक वोट की कीमत क्या होती है और कैसे सिर्फ 603 वोटों का फासला पूरी तस्वीर बदल देता है, आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। 603 बस यही वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक हार का मार्जिन है, लेकिन साथ ही ये जीत की एक संभावना भी है। एक ऐसी चेतावनी कि जरा सी चूक का नतीजा क्या हो सकता है। तो ये कहानी है कहाँ की? यह है बीकन गांव की, देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में बसी एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट। और यहाँ जैसा कि अक्सर होता है, बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा जमीनी और स्थानीय मसले मायने रखते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव के आंकड़ों को समझने के लिए पहले वहां की जमीन की नब्ज को पकड़ना जरूरी होता है। तो चलिए भीकन गांव के लोगों, उनकी रोजी रोटी और उनके रोजमर्रा के संघर्षों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं इन शिकायतों और संकेतों में ही इस चुनावी कहानी की असली जड़ें छिपी हैं। भिलाला और मालवा, भील समुदाय, इनकी शिकायतें बहुत सीधी और सच्ची हैं। जैसे गौरा गांव में लोगों को जंगल की जमीन पर हक नहीं मिल रहा, खापरी में राशन कार्ड वक्त पर नहीं पहुंचता, पिपल गांव में सिंचाई की नहरें अधूरी हैं जिससे फसलें तबाह हो रही हैं, और कुर्दी में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ परेशानियां नहीं हैं, ये शासन की नाकामियों के सीधे सबूत हैं। और यही वो शिकायतें हैं जो बहुत शक्तिशाली राजनीतिक सिग्नल बन जाती हैं। एक ऐसी आवाज जिसे एक जिम्मेदार सिस्टम को सुनना ही चाहिए, क्योंकि जैसा कहा जाता है, किए गए वादे और निभाए गए वादे के बीच जो खाई होती है, उसी खाई में चुनाव जीते और हारे जाते हैं। अच्छा, तो जमीनी हकीकत तो हमने समझ ली। अब बारी है उन नंबर्स की जो इस कहानी को एक और नजरिए से बताते हैं। चलिए 2018 की जीत और 2023 की हार के बीच के फर्क को आंकड़ों की कसौटी पर परखते हैं। ये टेबल देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। 2018 में जहां 27,000 से भी ज्यादा वोटों की एक तरफा जीत थी, वो 2023 आते आते महज 603 वोटों की हार में बदल गई। दिलचस्प बात यह है कि वोटर भी बढ़े और वोटिंग प्रतिशत भी थोड़ा बढ़ा, लेकिन आईएनसी का वोट शेयर बुरी तरह गिरा, जिसका सीधा असर नतीजों पर पड़ा। ये चार्ट तो बदलाव को और भी साफ दिखाता है। कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 8% गिरा और लगभग उतना ही वोट शेयर बीजेपी की तरफ चला गया। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ 5 सालों में एक मजबूत पकड़ ढीली पड़ सकती है अगर जमीन से संपर्क टूट जाए। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये हार किसी एक इंसान की नहीं है, ये एक सिस्टम की, एक सोच की नाकामी है। ये इस गलतफहमी की हार है कि एक बार जीता हुआ वोट हमेशा के लिए आपका हो जाता है। सच तो ये है कि मतदाताओं का भरोसा लगातार जीतना पड़ता है। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों की भी सीख है, जो हर नागरिक की गरिमा और एक जिम्मेदार संवाद की बात करते हैं। और अगर हम भीकन गांव के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। ये सीट कभी किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रही। ये एक ऐसा मैदान है जो काम करने वाले को इनाम देता है और नजरअंदाज करने वाले को सबक सिखाता है। यहाँ के वोटर बहुत समझदार है। और एक बहुत ही अच्छी बात जो सामने आती है, वो है लोगों की बढ़ती हुई भागीदारी। जहां 1993 में लगभग 52% लोग वोट डालते थे, वहीं 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर करीब 78% हो गया। जब वोटर्स इतने जागरूक हों तो हर एक वोट की कीमत बढ़ जाती है, खासकर जब हार जीत का फैसला सिर्फ 603 वोटों से हो रहा हो। तो ठीक है, समस्या को हमने हर एंगल से देख लिया, समझ लिया, लेकिन सिर्फ विश्लेषण से काम नहीं चलता। असली काम है समाधान खोजना। तो अब बात करते हैं एक ठोस रणनीति की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो इस सीट को वापस जीतने का एक साफ रास्ता दिखाता है। इस रणनीति को हम कह सकते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। इसके 4 बड़े मोर्चे हैं: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने का, और संसाधन। आप देख सकते हैं कि किस मोर्चे पर क्या ताकत है और कहाँ काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा ध्यान संगठनात्मक ढांचे को फिर से खड़ा करने और एक मजबूत नैरेटिव बनाने पर देना होगा। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये है एक सीधा साधा स्वॉट एनालिसिस। ताकत है एक मजबूत और विश्वसनीय आदिवासी उम्मीदवार। कमजोरी है जमीन पर संगठन का कमजोर होना। अवसर है स्थानीय मुद्दों पर लोगों को लामबंद करना। और सबसे बड़ा खतरा है सत्ता में बैठी बीजेपी और उसके संसाधन।
और इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ये रहा 90 दिनों का एक एक्शन प्लान, यानी जीत की सीढ़ी। पहले 30 दिन लोगों की बात सुनने और जमीनी तैयारी करने के लिए, अगले 30 दिन लोगों को जोड़ने और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, फिर अगले 15 दिन माहौल बनाने और दिखने के लिए, और आखिरी 15 दिन सिर्फ और सिर्फ वोट डलवाने और पूरी योजना को कामयाब बनाने के लिए। अब इस पूरी कवायद में एक कानून की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, और वो है पेसा एक्ट। ये वो कानून है जो आदिवासी समुदायों को उनके जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार देता है। अभियान की पूरी कहानी और लोगों से संवाद में इस अधिकार को केंद्र में रखना होगा। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, डेटा से जनादेश तक का सफर। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चुनावी रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे एक अच्छे शासन की नींव रखनी चाहिए। क्योंकि जीतना तो बस पहला कदम है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि जीतने का जो ब्लूप्रिंट है, वही असल में शासन करने का भी ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जो वादे चुनाव के दौरान सिंचाई और राशन को लेकर किए जा रहे हैं, वो चुनाव के बाद सरकार की पहली प्राथमिकता बननी चाहिए। मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जन सेवा होना चाहिए। और आज के इस डिजिटल दौर में एक और बात है जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वो है नैतिकता। एक वोटर अपनी जानकारी आपको भरोसे पर देता है। हमारे देश के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत उसकी सहमति सबसे ऊपर है। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और मतदाता के डेटा का सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आते हैं कि 603 वोटों की इस छोटी सी हाल को एक मजबूत जनादेश में कैसे बदला जाए। इसका जवाब मुश्किल नहीं है, पर आसान भी नहीं है। जमीन की आवाज सुनकर, लोगों की ताकत से एक संगठन खड़ा करके, और सबसे जरूरी एक एक मतदाता का भरोसा जीतकर। 603 वोटों का ये फासला हमें यही सिखाता है कि लोकतंत्र में न कोई वोटर छोटा होता है और न ही कोई जीत हमेशा के लिए होती है। असली जनादेश आंकड़ों में नहीं, लोगों के भरोसे में होता है।